नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी जनसंख्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका नाम था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जो कि नोटिस्टीन महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट पर जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दोस्तों, ये जो इकाई क्षेत्र है आपकी कोई भी हो सकता है, आपका मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मील हो सकता है, तो ये इकाई कोई भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्रति इकाई क्षेत्र पर, यानी कि हम अगर वर्ग बना लें तो ये हमारा प्रति इकाई क्षेत्र है। इकाई हम मान लीजिए हैं किलोमीटर ले लेते हैं, तो किलोमीटर आपका चारों तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यानी इसके मध्य में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उनकी संख्या। मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 व्यक्ति रह रहे हैं तो इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व होगा वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तो यही आपका क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि जनसंख्या आपकी 1000 है। ठीक है, और जो आपका एरिया है वो है आपका 200 वर्ग किलोमीटर। तो इन दोनों का अनुपात आपका क्या होगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। यानी जब 2 से आप भाग देंगे इसमें 100,000 में तो आपका क्या आ जाएगा, 5। यानी 5 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप। सूत्र रूप में भी बताया गया है आपको कि जनसंख्या घनत्व बराबर कुल आबादी बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से यह भी पता चलता है कि किसी क्षेत्र की संपूर्ण लोगों की संख्या को उस क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों को समान रूप से वितरित करना ही जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे अंकगणितीय घनत्व या सिर्फ गणितीय घनत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसे गणितीय या अंकगणितीय घनत्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इससे वास्तविक लोगों का दबाव नहीं पता चलता, क्योंकि इसमें उस भूमि को भी शामिल कर लिया जाता है जिसका उपयोग मानव के लिए नाम मात्र का होता है, जैसे मरुस्थलीय भूमि, पर्वतीय भूमि, बंजर भूमि, बीहड़, उत्खात भूमि इत्यादि। दोस्तों, इसके कहने का मतलब हम आपको बताए दे रहे हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र है पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो जनसंख्या रह रही होगी ऐसा नहीं है कि पूरे क्षेत्र में समान रूप से वितरित होगी। मान लीजिए इसके पूर्वी हिस्से में जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है और पश्चिमी वाले हिस्से में जनसंख्या कम रहती है। और मान लीजिए टोटल जनसंख्या है आपकी 1000। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि जो इकाई है इसकी वो 200 है। 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है पूरा इसका। तो जब आप इसका बटा यानी भाग दोगे तो इसका जो बराबर में आएगा वो 5 आएगा। यानी कहने का मतलब है इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व है वो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में देखोगे तो पूर्व में तो ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन पश्चिम में कम जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, यही बात यहाँ पे कही गई है कि इसका उपयोग नाम मात्र के लिए हुआ है। ठीक है, इसको प्राप्त करने का जो मुख्य उद्देश्य है यानी कि इसकी गणना करने का प्रमुख उद्देश्य है कि कृषि योग्य भूमि और निवल कृषि योग्य भूमि पर
लोगों के दबाव को आकलन करना ही होता है। अतः लोगों को कृषि योग्य भूमि और निवल कृषि योग्य भूमि पर दबाव को ज्ञात करने के लिए कायिक और कृषि घनत्व निकाले जाते हैं। दोस्तों अभी हम इनके बारे में भी बात करेंगे। जब हम बात करेंगे जनसंख्या के प्रकार के बारे में तो आपको बताएंगे कि कायिक कृषि घनत्व क्या होता है और कृषि घनत्व क्या होता है। दोस्तों कायिक घनत्व का मतलब है कि कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, और कृषि घनत्व क्या होता है, कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे निवल कृषि क्या है, प्रत्येक वर्ष बोई जाने वाली क्षेत्र, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो बोया गया क्षेत्र होता है। कृषि जनसंख्या क्या है, कृषक या कृषक मजदूर, कृषि मजदूर। कृषि मजदूर क्या होते हैं, जिसकी अपनी भूमि नहीं होती, वे दूसरे की भूमि पर मजदूरी में कार्य करने जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृषि मजदूर कहलाते हैं। और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, संसार में अगर इसका वितरण देखें तो दुनिया में जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान है। विश्व की 90% जनसंख्या मात्र 10% भूभाग पर ही निवास करती है और विश्व की 10% जनसंख्या विश्व के 90% भूभाग पर निवास करती है। संपूर्ण विश्व के लगभग 33% क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां मानव नहीं के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस मैप के माध्यम से आपको जनसंख्या को दिखाने की कोशिश की गई है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो जो आपको पर्पल कलर से दिखाया गया है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद यानी कहने का मतलब वहाँ 800 से भी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इसके बाद कलर जो हल्का है यानी पिंक कलर है उसमें 400 से 800 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद 200 से 400 के मध्य है जिसमें कि भारत भी आता है। तो इस प्रकार पूरे क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र को दिखाया गया है ग्रीन कलर से, जैसे कि आपका कनाडा है, ग्रीनलैंड है, रूस का उत्तरी भाग है। तो ये सारे आपके दिखाए गए हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम रहती है। आगे बात करते हैं कि संसार में लोगों के वितरण इसको भी प्रभावित करता है, यानी संसार में जो लोगों का वितरण है वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। इसको प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक होते हैं। प्रथम, लोगों का वितरण दूसरे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल। विकिपीडिया यानी कि दो चीज़ें प्रभावित करती है, एक तो लोगों का वितरण और दूसरा क्या है, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार वर्तमान समय में यानी मई 2020 में विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, 51.045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन आज के आंकड़े के अनुसार दोस्तों 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये आपका सही है, इसे आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश 10 देशों के नाम हैं, उसकी सूची दी गई है। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा सिंगापुर का है, 7022 है लगभग। ये 2009 में था, तो जाहिर सी बात है कि अब तो बढ़ गया होगा। इसके बाद वेटिकन सिटी है जिसका 1870 है था। इसके बाद माल्टा है, फिर बांग्लादेश है, बहरीन है, मालदीव है, बारबाडोज है, सान मरीनो, दक्षिण कोरिया। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जब भारत की जनगणना हुई थी 2011 में लास्ट टाइम। लेकिन अब वर्तमान समय में देखा जाए तो 405 है, यानी 2020 में 405 व्यक्ति लगभग था। तो आपको याद क्या रखना है कि 2011 में कितना था, 282। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश का है, तो वो सिंगापुर का है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों वो तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश थे, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश बताए गए हैं आपको। कौन है, पहला है मंगोलिया,
जिसका 1.7 था 2009 में। पश्चिमी सहारा 1.9, ये भी 2009 में था। ठीक है, इसके बाद नमीबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, आइसलैंड है, सूरीनाम है, मॉरिटानिया है, बोत्सवाना है। इसके बाद कनाडा है, गयाना है। ठीक है, तो ये सारे देश हैं जो जनसंख्या घनत्व के मामले में बहुत कम है। दोस्तों इन दो देशों के नाम भी आपको मैप पर लोकेट करते हुए चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश और उनका जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो पहले तो यही देख लीजिए कि विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पे कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, चाइना, फिर ब्राज़ील, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और अपना भारत जो क्षेत्रफल के मामले में आता है 7वें नंबर में, जबकि जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत के बाद है अर्जेंटीना। ठीक है, फिर इसके बाद है कजाकिस्तान और इसके बाद है सूडान। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब हम क्षेत्रफल की बात जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो रूस का क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है, 1,70,00,000 के आसपास है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कितना है? 8.2, यानी 8.2 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, कनाडा का 3.7 है, यूएसए का 35 है, चीन का 146 है, ब्राज़ील का 24, ऑस्ट्रेलिया का 3.8, भारत का 405, ये 2020 में, जबकि जब जनगणना हुई थी तो कितना था? 382 था। इसके बाद अर्जेंटीना 14 व्यक्ति रहते हैं, कजाकिस्तान 5.7, सूडान में 15.6 व्यक्ति लगभग रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इन तालिकाओं का अध्ययन करने के बाद हमारे सामने 3 बातें निकल कर सामने आती हैं। कौन कौन सी? कि छोटे क्षेत्रफल वाले देशों में अधिक पाया जाता है क्या? जनसंख्या घनत्व, यानी कि जो देश जितना क्षेत्रफल में कम है उसका जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जैसा कि आपने रूस, कनाडा वगैरह में देखा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े 10 देशों में भारत 405.9 और चीन 146.4 को निकाल दिया जाए अगर, तो बाकी 8 बड़े देशों में 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। जनसंख्या के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहले नंबर पर है उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो वो कौन से क्षेत्र हैं? दोस्तों विश्व के जिन भागों में 200 और उससे अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं उसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत यूएसए के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया जिसके जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर आदि, और तीसरा क्षेत्र यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग है जिसमें ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, उत्तरी फ्रांस, जर्मनी आदि देशों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र, यांगत्से जो कि चाइना में है, वांगहो ये भी चाइना में है, सिक्यांग ये भी चाइना में है, मिनाम और मिकांग की घाटियाँ, मिनाम और मिकांग घाटियाँ दोस्तों म्यांमार में हैं, अमेरिका, जापान, चीन, भारत, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी आदि के औद्योगिक पेटियों में जो क्षेत्र आते हैं उनका जनसंख्या घनत्व कितना है? 400 से भी अधिक है। इसके बाद आता है मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र यानी मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनमें 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है लेकिन 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से
कम वाले क्षेत्र को मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जबकि अधिक में क्या था, 200 से अधिक, 200 या 200 से अधिक था। लेकिन मध्यम में क्या है कि 5 से तो अधिक होगा जनसंख्या घनत्व, लेकिन 200 से कम होगा। इसके अंतर्गत एशिया के दक्षिण भारत, यानी एशिया में अगर भारत की बात करें तो दक्षिण भारत हो गया, पश्चिमी चीन, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया इत्यादि देश। यूरोप में बात करें तो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक गणराज्य, रूस के निकटवर्ती भाग। पश्चिम एवं मध्य अमेरिका की बात कर, मध्य अमेरिका में भी इसी तरह की कंडीशन है, पश्चिम और मध्य अमेरिका में, जबकि पूर्वी अमेरिका में तो 200 से भी ज़्यादा है। ठीक है, 3 दक्षिणीय महादेशों के विस्तृत क्षेत्रों में मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं। उत्तर पूर्वी ब्राज़ील, वेनेजुएला, मध्यवर्ती चिली, उत्तरी अफ्रीका के तटीय भाग, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीकी संघ के कुछ क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां मध्यम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र तथा मर्रे डार्लिंग बेसिन, ये दोस्तों नदियां हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, मर्रे डार्लिंग बेसिन में भी मध्यम जनसंख्या घनत्व ही पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र भी हैं। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहाँ 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 5 से भी कम व्यक्ति रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों को निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों का क्षेत्रफल विशाल है जो पूरे विश्व का लगभग 80% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इसके अंतर्गत उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्ण मरुस्थलीय मतलब गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे सहारा मरुस्थल, कालाहांडी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, गिब्सन, सिप्सन, थार, अरब, सोनेरान मरुस्थल आदि आते हैं। वहीं कुछ ऐसे विश्व के शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र भी हैं, जैसे मध्य एशिया का गोबी मरुस्थल, अति शीत क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्र, कनाडा का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, रूस का साइबेरिया क्षेत्र, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, विशाल पर्वतीय क्षेत्र इत्यादि शामिल हैं। विषुवत रेखीय संघन वन वाले क्षेत्र जैसे दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन या जायरे बेसिन इत्यादि क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व 5 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व के प्रकार के। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व 5 प्रकार का होता है। गणितीय घनत्व, इसी को अंकगणितीय घनत्व भी कहते हैं, इसे जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी तक हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा एक होता है कायिक घनत्व, एक होता है कृषि घनत्व, एक होता है आर्थिक घनत्व और एक होता है पौष्टिक घनत्व। यानी जनसंख्या घनत्व 5 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गणितीय घनत्व की। जनसंख्या और भूमि के अनुपात को गणितीय घनत्व कहा जाता है। जैसा कि अभी तक हमने जो चर्चा की है वो आपका जनसंख्या घनत्व या गणितीय जनसंख्या घनत्व ही था। इसे सामान्य घनत्व भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है मानव भूमि अनुपात, यानी देश की कुल जनसंख्या और देश का कुल क्षेत्रफल से अगर हम भाग दे दें तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, गणितीय जनसंख्या घनत्व निकल के आ जाता है। इसके बाद है कायिक घनत्व। ठीक है, किसी देश की जनसंख्या और कृषि भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी देश की कुल जनसंख्या और देश में कृषि योग्य भूमि कितनी है उसका क्षेत्रफल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कायिक घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र है कायिक घनत्व का देश की कुल जनसंख्या बटे केवल कृषि भूमि का क्षेत्रफल। कृषि भूमि का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि देश की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और देश में कृषि योग्य भूमि कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं,
कायिक घनत्व कहते हैं। इसे जनसंख्या और कृषि घनत्व भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद है कृषि घनत्व, ठीक है। इसके अंतर्गत देश के कुल कृषकों की संख्या में सभी कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का भाग देने से कृषिगत घनत्व प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व में केवल एक ही अंतर है। कायिक घनत्व में हम कुल जनसंख्या को शामिल कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जो कृषि घनत्व है उसमें हम केवल उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं जो कृषि क्षेत्रों से संबंधित हैं, यानी किसी न किसी प्रकार की कृषि कर रहे हैं, ठीक है, और कृषि योग्य भूमि दोनों में शामिल की जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इस तरह की विधि में केवल कृषि कार्य में लगे जनसंख्या का घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कृषिगत घनत्व बराबर कृषक जनसंख्या, यानी जो ऐसी जनसंख्या जो कृषि कार्यों में लगी हुई है उसे हम कृषक जनसंख्या कहते हैं, और कुल कृषि योग्य क्षेत्र, इनका भाग देने से जो प्राप्त होता है उसे हम कृषि घनत्व कहते हैं। इसके बाद है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व के जनक फ्रांस के विद्वान सीमन महोदय थे। पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है कि आर्थिक घनत्व जनक कौन है, सीमन महोदय। आर्थिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए जनसंख्या के आकार और उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए कुल जनसंख्या में आर्थिक उत्पादन को विभाजित करके ज्ञात किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत देश की कुल जनसंख्या कितनी है इसको लेते हैं और कितना आर्थिक उत्पादन हो रहा है उसको लेते हैं, और जब हम कुल आर्थिक उत्पादन से कुल जनसंख्या को भाग देते हैं तो हमें आर्थिक घनत्व प्राप्त हो जाता है। सूत्र रूप में भी बताया गया है आपको कि आर्थिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या कुल आर्थिक उत्पादन शक्ति, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद है पौष्टिक घनत्व। पौष्टिक घनत्व वह है जिसमें किसी देश की कुल जनसंख्या में उस देश के प्रमुख खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल का भाग देने पर पौष्टिक घनत्व प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम देश की कुल जनसंख्या को शामिल करेंगे, लेकिन हमारे देश में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कितनी भूमि पर केवल खाद्यान्न फसलों को उगाया गया है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसको जब हम भाग दे देते हैं कुल जनसंख्या से तो आपका पौष्टिक घनत्व प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र में विविध फसलों के उत्पादन के कारण प्रति एकड़ कृषि भूमि की पोषण क्षमता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में पोषण घनत्व भी अधिक होता है। अगर हम इसे सूत्र रूप में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पौष्टिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या देश की, यानी टोटल पॉपुलेशन, बटा खाद्यान्न योग्य कुल भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इससे जब हम भाग दे देते हैं तो हमारा पौष्टिक घनत्व प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने बात की आपसे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की आपसे कि संसार में इसका वितरण क्या है, ठीक है। इसमें फिर हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 10 देशों की सूची भी दिखाई गई, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों की सूची बताई गई। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देशों का और उनका जनसंख्या घनत्व भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा: उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद हमने जनसंख्या घनत्व के प्रकार देखे, जिनमें हमने देखा गणितीय घनत्व, कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व और पौष्टिक घनत्व को हमने देखा है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।